हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में है जिसके कहर ने एक वक्त में पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया था। ये इतना खूंखार और इतना बेरहम था कि एक एक करके इसने लगभग 40 लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया, मगर इसके बावजूद भी इसे ना तो इस बात का पछतावा था और ना ही अफसोस। हालांकि 2 बार उसे गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया, मगर वो दोनों बार जेल से भागने में कामयाब हो गया और उसके बाद उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ये सीरियल किलर पूरे अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, जिसकी दहशत से पूरा अमेरिका कांपता था। और ये वो शख्स था जिसका कोर्ट ट्रायल टीवी चैनल्स पर लाइव दिखाया गया, जो अमेरिका के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो आखिर कौन था यह हैवान सीरियल किलर, कैसे वो अपने टारगेट्स को मारता था और कोर्ट ने आखिर में उसे क्या सज़ा सुनाई, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 16 अगस्त सन 1975 की रात 2:30 बजे बॉब हेवर्ड नाम का एक पुलिस ऑफिसर अपने घर के बाहर अपनी पुलिस कार में बैठा हुआ था। क्योंकि वो अक्सर इस वक्त पेट्रोलिंग के लिए निकलता था, इसीलिए वो अपने घर के बाहर पहुंचकर पुलिस कार रोक देता है और अंदर बैठकर कुछ सोचने लगता है। जिस रोड पर इस वक्त ये पुलिस कार खड़ी थी वो हॉगन स्ट्रीट के नाम से जानी जाती थी, और बॉब हेवर्ड भी अपनी शिफ्ट खत्म करने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक टैन कलर की फोक्सवैगन बीटल कार पर पड़ती है, जो उसके पास से होकर गुजरी थी। इस फोक्सवैगन कार की हेडलाइट्स बंद थी, और चूंकि बॉब अपने आसपास के एरिया को बहुत अच्छी तरह जानता था, इसीलिए वो ये फ़ौरन समझ गया कि यह कार यहाँ की नहीं है। बहरहाल बॉब इस कार का पीछा करने लगता है और ये कार 4 घर छोड़कर एक घर के बाहर जाकर रुक जाती है। ये घर बॉब के घर से महज 150 मीटर की दूरी पर ही था, और इस वक्त इस घर के ओनर अपनी 19 और 17 साल की 2 बेटियों को अकेला छोड़कर घर पर बाहर गए हुए थे। चूंकि बॉब एक पुलिस ऑफिसर था और फोक्सवैगन कार को घर के बाहर रुका देख वो खतरे को भांप लेता है, और इसीलिए वो अपनी कार की हेडलाइट बीम को तेज करके आगे खड़ी कार की नंबर प्लेट पर मारता है। अचानक पड़ी बीम लाइट से फोक्सवैगन में बैठा शख्स घबरा जाता है और वो फौरन अपनी कार को भगाना शुरू करता है, जिसके बाद बॉब अपनी पुलिस कार में उसका पीछा करने लगता है। अब बॉब और दूसरी कार में बैठे शख्स के बीच चोर पुलिस का खेल शुरू होता है, जिसमें ड्राइवर 2 सिग्नल तोड़ते हुए तेजी से भाग रहा था और बॉब किसी भी कीमत पर शख्स को पकड़ना चाहता था। बहरहाल कुछ देर पीछा करने के बाद फोक्सवैगन कार अचानक एक पेट्रोल पंप के बाहर जाकर रुक जाती है, जिसमें से एक शख्स अपने दोनों हाथ ऊपर करके बाहर निकलता है। इस शख्स ने ब्लू जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और कैनवस शूज़ पहन रखे थे और उसके पूरे बदन से गांजे की महक आ रही थी। ये देख बॉब फौरन कार से बाहर निकलता है और उस शख्स पर गन तान देता है, जिसके बाद ये शख्स बॉब से कहता है कि वो एक स्टूडेंट है जो ड्राइविंग वॉचिंग थिएटर में टावरिंग इन्फर्नो मूवी देखने आया था और अपना रास्ता भूल गया है। ये सुनकर बॉब को बहुत अटपटा सा लगता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही वो ड्राइविंग वॉचिंग थिएटर के पास से निकला था और वहाँ पर टावरिंग इन्फर्नो मूवी के बजाय कोई दूसरी मूवी दिखाई जा रही थी। बॉब का शक अब और भी बढ़ता जा रहा था, और तभी वो फोक्सवैगन कार की तलाशी लेना शुरू कर देता है, जिसमें से उसे कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिसे देख वो हक्का बक्का रह गया। कार का आगे का दरवाज़ा खोलते ही बॉब देखता है कि ड्राइवर के बराबर वाली पैसेंजर सीट मिसिंग है, और वहाँ सीट के बजाय एक बैग रखा है जिसके अंदर एक मास्क, एक छोटी लोहे की रॉड, ग्लव्स, टॉर्च और एक रस्सी रखी हुई है। सीट से मिले सामान के बाद बॉब डिग्गी की तलाशी लेना शुरू करता है, जिसमें उसे हथकड़ी मिली, और यह सारा सामान देख बॉब उस शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तारी के बाद उस पर पुलिस से भागने और चोरी का सामान रखने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर ली जाती है, और साथ ही साथ उसकी फ़ोटो खींचकर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। हालांकि उसके पास चोरी में इस्तेमाल होने वाले सारे औजार तो मौजूद थे, मगर कोई ऐसी चोरी नहीं हुई थी जिसके साथ उसे लिंक किया जा सके, और इसीलिए वो अगले ही दिन बेल पर बाहर आ जाता है। हालांकि बॉब नहीं चाहता था कि ये शख्स जेल से रिहा हो, क्योंकि उसे इस बात का पूरा यकीन था कि वो उस रात उनके पड़ोसियों के घर में घुस नहीं आया था, जहां उनकी दोनों बेटियां अकेली थीं। बहरहाल ये शख्स जेल से रिहा हो चुका था, और इसके कुछ वक्त बाद बॉब को पता चला कि जिस शख्स को उसने गिरफ्तार किया था वो कोई और नहीं बल्कि पूरे अमेरिका का सबसे मशहूर सीरियल किलर टेड बंडी था, और अब उनके सामने कई बड़ी मुसीबतें आने वाली थी। 70 और 80 का दशक अमेरिका में सीरियल किलर्स का एक दौर था, जिसमें कई बड़े बड़े सीरियल किलर्स जैसे जेफरी डैमर, जॉन वेन गेजी और चार्ल्स मैनसन शामिल थे, मगर इन सभी में एक सीरियल किलर था जो सबसे ख़तरनाक और सबसे अलग था, जिसका नाम था टेड बंडी। बंडी देखने में हैंडसम था और उसकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी चार्मिंग थी, जिसकी वजह से वो अपने शिकार को बहुत आसानी से अपने जाल में फंसा लेता था। मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो ये सब करता क्यों था और इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई, और ये जानने के लिए हमें टेड बंडी के शुरुआती दौर के बारे में जानना होगा। टेड बंडी का जन्म 24 नवंबर सन 1946 में हुआ, और वो एक इंटेलिजेंट लड़का था जो एक नॉर्मल वर्किंग मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा हो रहा था।
बंडी के कुल 5 भाई बहन थे और उसके माँ बाप भी उससे बहुत प्यार करते थे और वो सभी एक साथ चर्च जाते और एक दूसरे के साथ मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। बंडी के माँ बाप को ना तो किसी नशे की आदत थी और ना ही किसी जुए की, और ना ही उनके बीच कभी कोई झगड़ा होता था। मगर सभी भाई बहनों में एक टेड बंडी ही था जो काफ़ी अलग और अजीब था। महज 3 साल की उम्र से ही उसने अजीब और चौंकाने वाली हरकतें करना शुरू कर दी थी, जिसमें एक बार जब उसकी आंटी सो रही थी तब उसने उनके चारों तरफ छुरियां सजा कर रख दी। वो आए दिन अजीब व गरीब और डरावनी हरकतें करने लगा, जिसमें कभी वो चूहों के टुकड़े कर देता तो कभी स्विमिंग के दौरान लोगों को डुबाने की कोशिश करता। और ये सब करने के बाद ना तो उसे कभी कोई पछतावा होता और ना ही कोई अफसोस। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब टेड बंडी के माँ बाप और उसकी फैमिली सब इतने अच्छे थे तो आखिर वो ऐसा क्यों होता जा रहा था। तो इसके पीछे की वजह थी उसके नाना। बंडी अक्सर अपने भाई बहनों के साथ छुट्टियां बिताने अपने नाना के घर जाता था और वहां वो देखता कि उसके नाना जी उसकी नानी को बहुत मारते थे और कभी कभी तो वो उसके और उसके भाई बहनों को भी मारते थे। ये सब होने के बावजूद भी बंडी अपने नाना को बहुत पसंद करता था और वो अक्सर अपने नाना की रखी हुई चीज़ों से खेलता। टेड बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट और गुड लुकिंग था, मगर साथ ही साथ वो काफ़ी शाय भी था, जिसे अकेले रहना बहुत पसंद था। और इसके पीछे की वजह थी कि स्कूल में उसके साथ रैगिंग की जाती थी, जिसकी वजह से आए दिन उसका किसी न किसी से झगड़ा होता था। कॉलेज पहुंचते पहुंचते वो काफ़ी अकेला हो चुका था और वहाँ भी ना तो उसके कोई दोस्त बन पाए और ना ही उसकी कोई सोशल लाइफ थी। इसी दौरान वो अपने लिए फोक्सवैगन बीटल कार खरीद लेता है, जिसमें बैठकर वो इधर उधर घूमने लगा। और यही एक कार थी जो उसे आज़ादी का एहसास दिलाती थी, या यूँ कहे कि यही एक कार थी जो उसकी दोस्त बन गई थी। वक्त के साथ साथ टेड बंडी ने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन कर लिया, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया और उसके पास एक कार पहले से ही थी, जिसके बाद वो अलग अलग लड़कियों को डेट करने लगा। ग्रेजुएशन के बाद उसने वकालत पढ़ने के लिए लॉ स्कूल में एडमिशन भी ले लिया, मगर वो खुद कानून को ज़्यादा अहमियत नहीं देता था। चूँकि अपनी टीन एज में उसने कुछ चोरियों को भी अंजाम दिया था, मगर 18 साल का होने के बाद वो सभी इल्ज़ाम उस पर से हट गए। लेकिन इसी दौरान क्राइम करने का नशा उस पर चढ़ गया, जो आगे चलकर बढ़ता ही चला गया। उसके जुर्म की सबसे पहली शुरुआत 1 फरवरी सन 1974 में हुई थी, जब वो एक स्टूडेंट के घर के अंदर घुस गया और उसका मर्डर कर दिया। और स्टूडेंट का नाम था लिंडा एन हीली। बंडी का शिकार हुई सारी विक्टिम्स खूबसूरत लड़कियां होती थी, जिन्हें वो पब्लिक प्लेसेस में अप्रोच करता था और इसके लिए वो उन्हें धोखे से अपने जाल में फंसा लेता था। वह हर लड़की के सामने चोट लगने या विकलांग होने का नाटक करता था और उनसे कहता कि वो उसे उसकी कार तक छोड़ दें। और चूंकि वो देखने में भी काफ़ी अच्छा था, इसीलिए वो आसानी से उसके जाल में फंस जाती। ये लड़कियां जैसे ही उसे कार के पास लेकर पहुंचती, वो उन्हें इतना मारता कि वो बेहोश हो जाती और फिर उनकी बॉडीज़ को ड्राइवर सीट के बराबर वाली खाली सीट में रखता और इस कार को एक सुनसान जगह लेकर पहुंच जाता। कार को सुनसान जगह में रोकने के बाद वो इन लड़कियों के साथ गलत काम करता और फिर उनका गला दबाकर उन्हें जान से मार देता। हैवानियत और वहशीपन अब दिन ब दिन उसके सर चढ़कर बोल रहा था और यही वजह थी कि हर महीने लड़कियों के गायब होने की काउंटिंग बढ़ती ही जा रही थी। ये ज़्यादातर लड़कियां वाशिंगटन और यूटा से गायब हो रही थी, जिसकी वजह से लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा था और पुलिस अब किसी भी कीमत पर इस सीरियल किलर को पकड़ना चाहती थी। मगर उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो ये नहीं जानते थे कि ये लड़कियां गायब हो कैसे रही हैं। क्योंकि टेड बंडी बहुत चालाक था, इसीलिए वो सिएटल क्राइम कमीशन के लिए भी काम करने लगा, जिसमें वो औरतों पर हो रहे क्राइम्स के खिलाफ लिखने लगा। मगर हर कोई इस बात से बेखबर था कि वो खुद एक सीरियल किलर है, जिसका अमेरिका से गायब हो रही लड़कियों के पीछे हाथ है। टेड बंडी सबूत मिटाने में भी बहुत माहिर था और वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि अपने पीछे कोई भी सबूत कैसे नहीं छोड़ना है। ये वो दौर था जब डीएनए टेस्ट की इजाद नहीं हुई थी और पुलिस के हाथ अगर कोई इन्फॉर्मेशन लगती भी तो भी अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते थे। और ये एक बहुत बड़ी वजह थी जो टेड बंडी उनके हाथ नहीं लग रहा था। बहरहाल अब आती है 8 नवंबर सन 1974 की रात, और ये वो रात थी जिस तरह टेड बंडी से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जहां वो एक चश्मदीद गवाह अपने पीछे छोड़ देता है। इस रात कैरल नाम की एक लड़की शाम को लगभग 6:30 बजे अपनी मरून कमैरो कार एक मॉल की पार्किंग में पार्क कर रही थी। कार पार्क करने के बाद वो मॉल की बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाती है, जहां वो कुछ बुक्स खरीदने आई थी। मगर वो जैसे ही बुक स्टोर के बाहर पहुंचती है, एक आदमी चलते हुए उसकी तरफ आता है और उससे कहता है कि वो मरे पुलिस डिपार्टमेंट का एक पुलिस ऑफिसर है। ये सुनते ही कैरल कुछ घबरा जाती है, मगर तभी वो पुलिस ऑफिसर बहुत आहिस्ता लहजे में उससे कहता है कि कोई उसकी कार में घुसने की कोशिश कर रहा था और वो चाहे तो उसके साथ चल सकती है, ये चेक करने के लिए कि कार में सब कुछ ठीक है या नहीं। बहरहाल वो दोनों पार्किंग लॉट की तरफ चले जाते हैं और कैरल अपनी कार का दरवाज़ा खोलकर चेक करती है, मगर वहाँ सब कुछ ठीक था।
इसी दौरान ये पुलिस ऑफिसर कैरल से कहता है कि जो शख्स उसकी कार में घुसने की कोशिश कर रहा था उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन में बिठा लिया गया है और वो उसके साथ चले ताकि वो उस चोर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सके। कैरल को उस पुलिस ऑफिसर के पास से शराब की स्मेल आ रही थी जिसकी वजह से वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, मगर तभी वो पुलिस ऑफिसर अपना बैज दिखाते हुए कैरल से कहता है कि वो उस पर भरोसा रखे और उसके साथ चले। बहरहाल वो दोनों पुलिस ऑफिसर की कार की तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर ये एक पुलिस कार नहीं बल्कि टैन कलर की फोक्सवैगन बीटल कार थी। ये देख कैरल को कुछ अटपटा सा लगता है, मगर फिर उसे लगने लगता है कि शायद वो कोई अंडर कवर एजेंट है और वो घबराते हुए इस फोक्सवैगन कार में जाकर बैठ जाती है। कार को चलते हुए भी महज कुछ ही मिनट हुए थे कि तभी ये पुलिस ऑफिसर इस कार को एक एलिमेंट्री स्कूल के पास रोक देता है और अपने पास रखी हथकड़ी से कैरल के दोनों हाथ बांध देता है। ये देख कैरल जोर से चिल्लाती है, मगर तभी वो अपनी गन निकालकर कैरल पर तान देता है, जिससे देख वो बहुत डर जाती है और चुप हो जाती है। इसी दौरान कैरल को एक बात का एहसास होता है कि उसके हाथ हथकड़ियों में तो बंधे हुए हैं, मगर ये हथकड़ी किसी और चीज़ से नहीं बंधी थी और इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो कार का गेट खोलती है और चलती कार से बाहर कूद जाती है। ये देख वो पुलिस ऑफिसर अपनी कार रोककर लोहे की रॉड निकालता है और कैरल का पीछा करके उसके सर पर मार देता है। उसने कैरल के सर पर 2-3 वार किए, मगर कैरल ने अपने हाथ बीच में कर दिए ताकि वो खुद को बचा सके। इसी दौरान एक कार वहां से गुजर रही थी और कैरल जैसे तैसे अपने हाथ हथकड़ी से निकालती है और दौड़कर उस कार वाले से मदद मांगकर उसमें बैठ जाती है। वो यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है जो खुद को मरे पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर बता रहा था, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि उस ऑफिसर के पास एक फोक्सवैगन बीटल कार है। उधर बॉब हेवर्ड, जिसने टेड बंडी को पहले गिरफ्तार किया था, वो इस बात की खबर अपने भाई कैप्टन पीट हेवर्ड को दे देता है जो एक होमिसाइड डिटेक्टिव था। ये पता चलते ही डिटेक्टिव पीट जब इस केस की छानबीन शुरू करता है तब वो इस कार को फ़ौरन पहचान लेता है, क्योंकि ये कार इससे पहले भी उनके सामने आ चुकी थी। 1 साल पहले की बात है जब सिएटल की एक औरत अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखाती है, क्योंकि उसका कहना था कि किडनैपिंग केस में जो स्केच बनाया गया है वो उसके बॉयफ्रेंड से काफ़ी मिलता है, और साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि उसके बॉयफ्रेंड के पास एक टैन कलर की फोक्सवैगन बीटल कार है। अब तक लगभग 10 लड़कियां गायब हो चुकी थी और स्केच में बना ये शख्स सस्पेक्ट की लिस्ट में शामिल था, और ये पता चलते ही उस औरत के होश उड़ जाते हैं। बहरहाल इधर कैरल से मिली कंप्लेंट के बाद पुलिस अपनी तहकीकात शुरू कर देती है और अगले दिन कैरल को कुछ लोगों की शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है। कैरल के सामने कुल 8 लोगों को शिनाख्त के लिए खड़ा किया गया और इनमें से एक शख्स वो भी था जो नकली पुलिस बनकर कैरल से मिला था, जिसे देखते ही कैरल फ़ौरन पहचान लेती है, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि टेड बंडी था। चूँकि टेड बंडी पैरोल पर तो बाहर आ गया था, मगर वो सस्पेक्ट लिस्ट में अब भी शामिल था, इसलिए शिनाख्त के लिए उसे भी बुलवाया गया था और यहीं वो पकड़ा गया। बहरहाल कैरल की शिनाख्त के बाद टेड बंडी को कैरल की किडनैपिंग और उस पर हमला करने के जुर्म में 15 साल की सज़ा सुना दी जाती है। अब जैसे जैसे पुलिस इस केस में और आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे टेड बंडी का नाम और नए केसेस के साथ जुड़ता जा रहा था, और यहीं एक लड़की का नाम और पुलिस के सामने आता है जो था केरन कैम्पबेल, और इस लड़की के मर्डर के जुर्म में टेड बंडी को एक और कोर्ट ट्रायल के लिए कोलोराडो भेज दिया जाता है। टेड बंडी को अब 2 क्राइम्स के लिए सज़ा सुना दी गई थी और सभी लोगों ने एक चैन की सांस ली, मगर वो सभी इस बात से बेखबर थे कि ये अभी महज एक शुरुआत है और आगे चलकर उनका सामना एक शैतान से होने वाला है। अपने दूसरे ट्रायल में खुद को डिफेंड करने के लिए टेड बंडी अपना केस खुद लड़ने लगा, क्योंकि वो खुद एक वकील था और इसके लिए जेल में उसे दूसरे कैदियों के मुकाबले ज़्यादा छूट दी गई थी। जेल के सेल में उसे एक टाइपराइटर, एक टेबल और एक टेलीफोन दिया गया था जिससे वो फ़ोन कॉल्स कर सकता था, और साथ ही साथ लाइब्रेरी में लॉ बुक्स को भी इस्तेमाल कर सकता था। ये लाइब्रेरी वो जगह थी जहां वो बिना हथकड़ी और बेड़ियों के घूम सकता था, और यहां बस एक गार्ड मौजूद होता था जो बंडी पर नज़र रखता था, मगर उसका ज़्यादातर वक्त इधर उधर घूमने और सिगरेट पीने में ही जाता था। एक रोज़ टेड बंडी इस लाइब्रेरी में बैठा एक लॉ बुक पढ़ रहा था और तभी वो गार्ड की लापरवाही का फ़ायदा उठाकर 2nd फ्लोर की गैलरी से नीचे कूद जाता है। हालांकि नीचे वो बहुत ज़ोर से गिरा, मगर वो फ़ौरन खड़ा होकर जालियों की तरफ भागा और जाली से कूदकर झाड़ियों की तरफ भाग गया। इन झाड़ियों से भागते हुए वो नदी तक पहुंचा और फिर ये नदी पार करके पहाड़ों की तरफ चला गया। बंडी पिछले कई हफ्तों से अपनी जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा था, जिसमें वो बार बार अपने बेड से ज़मीन पर कूदने की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि जब वो बिल्डिंग से नीचे कूदे तब उसे कुछ ना हो। लाइब्रेरी बिल्डिंग से भागने के दौरान उसने अपने जेल यूनिफॉर्म के नीचे अपने सिविल कपड़े भी पहन रखे थे, और भागने के बाद उसने अपना जेल यूनिफॉर्म उतारा, अपने बाल कटवाए और शेविंग भी करा ली ताकि कोई उसे पहचान न सके।
टेड बंडी के भागने के 10 मिनट बाद एक औरत कोर्ट हाउस पहुंचती है और गार्ड को बताती है कि उसने एक शख्स को बिल्डिंग की गैलरी से कूदते देखा है, जिसके बाद गार्ड फौरन उसे ढूंढना शुरू कर देता है और इस बात की खबर अलग अलग लोकल पुलिस स्टेशंस को भी दे दी जाती है। पुलिस फौरन अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी लगा देती है, सर्च डॉग्स को काम पर लगा दिया जाता है और साथ ही साथ लोगों से कहा जाता है कि वो अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। टेड बंडी के जेल से भागने की खबर फौरन रेडियोज और टीवी पर दिखाई जाने लगती है, जिसके बाद लगभग 150 पुलिस ऑफिसर एक खतरनाक सीरियल किलर की तलाश में लग चुके थे। पहाड़ों में छुपे रहने के दौरान ना तो उसके पास पैसे थे, ना ही खाना और ना ही कोई प्लान, और उसके पूरे बदन पर महज एक जीन्स और एक शर्ट थी। क्योंकि वो खुद को कोर्ट में डिफेंड कर रहा था, इसीलिए उसके पास उस एरिया का मैप था जो इस ट्रायल के दौरान इस्तेमाल हो रहा था, और इसी मैप की मदद से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। क्योंकि इन पहाड़ों में ठंड बढ़ती जा रही थी और इसीलिए वो अब ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां वो छुप सके, और तभी उसकी नज़र एक छोटे केबिन पर पड़ती है जहां वो रुक जाता है। ये एक शिकारी का केबिन था जो टेड बंडी को खाना, गर्म कपड़े और एक गन देता है, और 2 दिन इसी केबिन में गुजारने के बाद टेड बंडी यहाँ से निकल जाता है। इसी दिन FBI भी अब लोकल पुलिस के साथ इस ऑपरेशन में जुड़ चुकी थी और वो अपने हेलीकॉप्टर्स में टेड बंडी को पूरे जंगल में ढूंढना शुरू करते हैं। हालांकि बंडी के पास मैप तो था, मगर इसके बावजूद भी वो पहाड़ों में गुम हो गया, और साथ ही साथ ठंडी हवा और बारिश की वजह से उसकी हालत अब और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। अब वो जहाँ भी जाता घूम फिर कर वो फिर से उस केबिन तक पहुँच जाता, और यहीं उसे पुलिस सर्च टीम के पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं जो उसे ढूंढ रहे थे। बंडी इन पहाड़ों में पिछले 5 दिनों से इधर उधर भटक रहा था, जिसकी वजह से उसके पैरों में सूजन आ गई थी, और अब उसका खाना भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। उसे ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अगर उसे यहाँ से भागना है तो उसे जल्द से जल्द एक कार ढूंढनी होगी, और तभी छठे दिन उसे पहाड़ों के बीच एक गोल्फ कोर्स दिखाई देता है। इस गोल्फ कोर्स के पास पहुँचने पर उसे कुछ कार्स दिखाई देती हैं, और इन्हीं में एक पुरानी कैडिलैक कार भी खड़ी थी जिसके अंदर चाबियाँ लगी हुई थी। बंडी को जेल से भागे अब 6 दिन बीत चुके थे, और 7वें दिन की सुबह 2 पुलिस ऑफिसर की नज़र एक कैडिलैक कार पर पड़ती है जो सड़क पर इधर उधर घूम रही थी। ये देख उन्हें लगने लगता है कि शायद ड्राइवर शराब पीकर कार चला रहा है, और वो फौरन इस कार को रोक लेते हैं, मगर कार में बैठा शख्स पूरे होश में था और बहुत कमज़ोर लग रहा था। क्योंकि बंडी ने पिछले 7 दिनों में ढंग से कुछ भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से उसका वज़न 10 किलो कम हो गया था, और कमज़ोरी होने की वजह से वो ठीक से कार भी नहीं चला पा रहा था। उसकी नाक पर एक बैंडेड बंधी हुई थी और चेहरे पर सनग्लास लगे थे, मगर ये ऑफिसर उसे आसानी से पहचान गए और उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया। इस बार गिरफ्तार होने के बाद उस पर जेल से भागने के चार्जेस भी लगाए गए, और अब उसे हर वक्त हथकड़ियों और बेड़ियों में रखा जाने लगा, मगर जेल में आते उसने दोबारा यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। एक दोपहर गार्ड खाने की प्लेट टेड बंडी के सेल के अंदर रखकर चला जाता है, मगर बजाय खाना खाने के वो अपने बेड पर पिलो रखता है और उस पर चादर डाल देता है। टेड बंडी के सेल में ऊपर जो सीलिंग थी उसमें एक होल था, और ये होल उसने एक आरी से कर लिया था जिसे वो दूसरे कैदी से अपने सेल के अंदर ले आया था। चूँकि ये होल काफ़ी छोटा था और इसमें से निकलने के लिए उसे वज़न कम करने की भी ज़रूरत थी, और यही वजह थी कि वो जेल में मिलने वाले खाने में कमी निकाल कर उसे खाने से मना कर देता। जेल से भागने के कुछ हफ्तों पहले से ही वो इस होल को तैयार कर चुका था, और हर रात इस होल के अंदर जाता और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता। कई रातों की जद्दोजहद के बाद उसे एक जाली लगी खिड़की दिखाई देती है जो एक गार्ड के रूम में निकलती थी, और ये रूम जेल यार्ड में था। बहरहाल भागने वाली रात टेड बंडी इस होल से होते हुए छोटी सुरंग में रेंगना शुरू करता है, और जब वो इस खिड़की के पास पहुंचता है तब उसे दूसरी तरफ रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये आवाज़ें गार्ड और उसकी बीवी की थी जो साथ में बैठे डिनर कर रहे थे, और ये देख बंडी वहीं बैठकर सही मौके का इंतज़ार करने लगता है। डिनर करने के दौरान गार्ड की बीवी उससे कहती है कि क्यों ना आज मूवी देखने चलें, जिसके लिए गार्ड फ़ौरन राज़ी हो जाता है, और थोड़ी देर बाद वो दोनों मूवी देखने निकल जाते हैं। टेड बंडी इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था, और वो फ़ौरन जाली हटाकर बेडरूम के अंदर आता है जहां वो ब्लू जीन्स, ब्लैक टी-शर्ट और कैनवस शूज़ पहनता है, और फिर वहां से निकल जाता है। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि इस बार गार्ड्स को 17 घंटे बाद पता चला कि टेड बंडी जेल से भाग चुका है, और तब तक उन सभी के लिए बहुत देर हो चुकी थी। 14 जनवरी सन 1978 की रात 3 बजे जब सड़कें पूरी तरह वीरान हो चुकी थी और नाइट क्लब्स भी बंद हो चुके थे कि तभी नीडा नाम की एक लड़की पार्टी करके अपने घर वापस लौट रही थी। अपने घर के बाहर पहुंचने पर उसकी नज़र जैसे ही मेन डोर पर पड़ती है वो एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि मेन डोर खुला हुआ था और वो डरते हुए घर के अंदर चली जाती है।
अंदर पहुंचने के बाद वो देखती है कि घर की सभी लाइट्स ऑन हैं और तभी उसे किसी के नीचे उतरने की बहुत तेज़ आवाज़ आने लगती है और इससे पहले वो कुछ समझ पाती, एक आदमी बहुत तेज़ी में नीचे उतरता है जिसके हाथ में गोल्फ स्टिक थी और वो दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग जाता है। ये देख वो फ़ौरन ऊपर की तरफ भागती है ताकि वो अपनी रूममेट्स को जगा सके, मगर वहाँ पहुंचकर जो नज़ारा उसने देखा उसे देख उसकी रूह काँप उठी। उसकी चारों रूममेट्स खून में लथपथ पड़ी थी, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो चुकी थी और 2 बहुत बुरी तरह घायल थी और जो शख्स घर से निकलकर भागा था वो कोई और नहीं बल्कि टेड बंडी ही था। आने वाले कई हफ्तों में टेड बंडी ने कई औरतों को अपना शिकार बनाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा और तभी उसकी नज़र एक 12 साल की लड़की पर पड़ती है जिसका नाम था किम्बरली लीच। ये लड़की एक बारिश से भरी रात को अपने क्लासरूम तक जाने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट क्रॉस कर रही थी और इसी दौरान टेड बंडी इस लड़की को इशारा करके अपने पास बुलाता है और वो लड़की उसके पास चली जाती है। इसी रात डेविड ली नाम का एक पेट्रोल पुलिस ऑफिसर अपनी पुलिस कार में बैठा था कि तभी एक फोक्सवैगन बीटल कार उसके पास से होकर गुजरती है जिसकी लाइट्स ऑफ थी। ली भी बॉब की तरह इस एरिया को बहुत अच्छी तरह जानता था और ये कार देखकर उसे भी यही लगता है कि ये कार यहाँ की नहीं है। बहरहाल कार का पीछा करते हुए वो नंबर प्लेट को कंट्रोल रूम से चेक करवाता है जिसमें ये पता चलता है कि ये कार चोरी की है और ये पता चलते ही वो पुलिस सायरन बजाते हुए अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है। उसके ऐसा करते ही फोक्सवैगन कार की स्पीड भी बढ़ जाती है, मगर डेविड उसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहता था और फिर कुछ ही मिनट बाद अचानक ये कार रुक जाती है। टेड बंडी के साथ ये सारी चीज़ें पहले भी ऑफिसर बॉब के साथ हो चुकी थी और इसीलिए इस बार हाथ ऊपर करके निकलने के बजाय वो फैसला करता है कि वो इस पुलिस वाले को मारकर भाग जाएगा। टेड बंडी जैसे ही कार से बाहर निकलता है वो देखता है कि ऑफिसर डेविड उस पर गन ताने खड़ा है और ये ऑफिसर जैसे ही टेड बंडी को हथकड़ी पहनाने की कोशिश करता है बंडी उसके चेहरे पर कोनी मारकर भागने लगता है। ये देख ऑफिसर हवा में वार्निंग फायर करता है, मगर जब बंडी तेज़ भागने लगता है तब वो एक और गोली चलाता है और बंडी वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। हालांकि बंडी को गोली लगी नहीं थी, मगर वो सिर्फ ऑफिसर की गन छीनने के लिए गिरने का नाटक कर रहा था, लेकिन इस बार ऑफिसर उसके मुंह पर अपनी पिस्टल से मारता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। आखिरकार पुलिस के हाथ अमेरिका का सबसे वहशी और दरिंदा किलर लग चुका था जिसे पकड़ने में उनकी दिन रात की नींद उड़ी हुई थी। इस गिरफ्तारी के बाद टेड बंडी पर उन 4 लड़कियों के असॉल्ट का केस भी शुरू होता है और जब कोर्ट ने उससे 12 साल की किम्बरली लीच के बारे में पूछा तब उसने इस बारे में साफ इनकार कर दिया और उन 4 लड़कियों के बारे में कहा कि उसने उन्हें नहीं मारा है। बहरहाल पुलिस ने टेड बंडी के खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा कर लिए थे जो उसी की तरफ इशारा कर रहे थे और पकड़े जाने के 1 महीने बाद 23 जुलाई को उसे मौत की सज़ा सुना दी जाती है। मौत की सज़ा मिलने से कुछ दिन पहले टेड बंडी ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि उसने अब तक 40 लड़कियों का मर्डर किया है, मगर डीएनए से मिले सबूतों के मुताबिक उसने 100 से भी ज़्यादा मर्डर्स किए होंगे और वो ये मर्डर्स 14 साल की उम्र से कर रहा है। टेड बंडी का कोर्ट ट्रायल मशहूर होने की कई वजहें थी, जिसमें पहली वजह ये थी कि वो देखने में किसी किलर की तरह नहीं लगता था। दूसरी वजह ये थी कि वो 2 बार जेल से भागा था और इसीलिए पूरा कोर्ट ट्रायल न्यूज़ चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा था। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि टेड बंडी की चार्मिंग पर्सनालिटी की वजह से लड़कियां बजाय उससे डरने के उससे फैसिनेट हो रही थी और कोर्ट ट्रायल के लाइव टेलीकास्ट के बाद जब उनसे पूछा गया कि उन्हें टेड बंडी से डर नहीं लगता तो उनका कहना था कि वो देखने में किलर की तरह नहीं लगता है और उसकी पर्सनैलिटी और चार्म से वो बहुत इम्प्रेस हैं। मारी गई विक्टिम्स में से कुछ लड़कियां बच भी गई थीं, जिनमें से एक लड़की का कहना था कि टेड बंडी बेकसूर है और उसने आखिरी वक्त तक उसका साथ दिया। बंडी ने अपनी उसी गर्लफ्रेंड को कोर्ट में सबके सामने प्रपोज किया, जिसकी वजह से ये ट्रायल अमेरिका के इतिहास का सबसे अनोखा कोर्ट ट्रायल बन गया। ये कोर्ट ट्रायल पूरा अमेरिका टीवी चैनल्स पर लाइव देख रहा था और वो सभी ये महसूस कर रहे थे कि कैसे किलर अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा है और बार बार अपनी मौत की सज़ा के खिलाफ अपील कर रहा है। टेड बंडी की मौत की सज़ा से एक दिन पहले पूरे अमेरिका के अलग अलग न्यूज़ चैनल्स फ्लोरिडा की स्टेट प्रिजन में जमा हो गए थे और साथ ही साथ जेल के बाहर हज़ारों लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी। ये पूरी भीड़ अपने साथ पटाखे लेकर आई थी और वो सभी टेड बंडी की मौत का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो सभी जश्न मना सकें और साथ ही साथ वो चिल्ला रहे थे कि टेड बंडी को जला दो। लगभग 10 साल जेल में रहने के बाद 24 जनवरी सन 1989 को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर टेड बंडी को मौत की सज़ा दे दी गई और इस इलेक्ट्रिक चेयर का स्विच ऑन करने वाली एक लड़की ही थी। टेड बंडी की मौत की खबर सुनते ही लोग खुशी से झूम उठे और जश्न मनाने लगे और सभी का यही कहना था कि उन मासूम विक्टिम्स लड़कियों को इंसाफ मिल गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।